हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इंग्लिश में इसे कहते हैं छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। दोस्तों, जेपीएससी का सिलेबस में दिया गया था आपका इस चैप्टर से आपका 6 प्रश्न आने वाला है एग्जाम में। पिछला जेपीएससी हुआ था उसमें भी आपका 6 प्रश्न कन्फर्म आया था, तो इस जेपीएससी में भी आने वाला है आपका जो 17 मार्च को होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग लगभग 100 प्रश्न को कवर करेंगे और इन्हीं 100 प्रश्न में आपका 6 प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम लोग लगभग 100 प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं भूमि संबंधी अधिनियम एवं परिचय। तो दोस्तों, आपको एक शब्द याद रखना, CNRT, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम। दोस्तों, CNT का फुल फॉर्म 2 होता है। एक होता है आपका छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट, जिसका मतलब होता है छोटानागपुर भूधृति अधिनियम, और एक होता है आपका छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट यानी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो दोनों का आपको अर्थ याद रखना CNT। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है, तो यहाँ पे पहला चैप्टर में आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया। छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट को लागू किया गया आपका 1869, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सन 1862 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भूयहरी भूमि एवं मझेस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूयहरी सर्वे का प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबू रखालदास हल्दर। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपका, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया। इसे हम लोग शॉर्टकट में SPT कहते हैं। SPT, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो इसका लागू कब किया गया अधिनियमित, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, 1949 में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल दिया गया आपका, झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई। तो माल गुजारी व्यवस्था झारखंड में सबसे पहले 1765 में। किस वर्ष, 1765 में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर सवाल दिया गया है, किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकबर के समय में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्ती रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्ती रेगुलेशन एक्ट को लागू किया गया था रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में, ये याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, झारखंड में किस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों की परिभाषा करते हुए उसकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1824 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 8 नंबर सवाल है आपका, 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भूयहरी सर्वे किया गया। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2482 गांव में। क्या हो जाएगा, 2482 गांव में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सवाल दिया गया आपका, 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्र में किसके नेतृत्व में भूयहरी सर्वे किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका बाबू रखालदास हल्दर, यानी ऑप्शन नंबर सी शॉर्टकट में दिया था रखालदास। इसका फुल नाम क्या है, बाबू रखालदास हल्दर। अगला क्वेश्चन, इसको जो सर्वे का काम सौंपा गया था 1862 में और 69 में पूरा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 10 नंबर सवाल है आपका, चुटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटानागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया। जब भी दोस्तों आपको दिख जाएगा प्रक्रिया अधिनियम, तो याद रखना 1879, यानी ऑप्शन नंबर बी। जब भी दिख जाएगा प्रक्रिया अधिनियम 1879 में चल जाना है। और जब भी रहेगा आपका छोटानागपुर भूधृति अधिनियम यानी टेन्योर्स एक्ट, तो 1869। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर सवाल, मुंडारी खुट कट्टीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता दी गई। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1903 में। मुंडारी खुटकट्टी प्रथा को किस वर्ष मान्यता दी गई, 1903 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर सवाल, बिहार भूमि सुधार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका मैं ट्रिक बताऊंगा। आंसर होगा आपका 1950 सी। जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम है, यानी उसका सुधार के जरिए क्या, बिहार का 50% भूमि को ले लिए हम लोग और झारखंड का निर्माण कर लिए, तो इसलिए 50% हो जाएगा 1950। जब भी आएगा बिहार भूमि सुधार, तो 1950, यानी बिहार का 50% भाग को काट के झारखंड बनाया गया, इसी वजह से ये आपका ट्रिक हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर सवाल है आपका, किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर
रैयत एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया? तो आंसर होगा आपका 1902 में। जब भी आएगा वैज्ञानिक तरीके से 1902 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर सवाल हो चुका है। 14 नंबर सवाल दिया गया आपका, ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति एवं उसे पद से हटाने का अधिकार किसके पास था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिला कलेक्टर के पास। किसी भी जो उसका जमींदार है उसको पद से हटाने का अधिकार किसके पास था? जिला कलेक्टर। 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल दिया गया आपका, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवाद की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानों को दे दिया गया? तो इसका आंसर होगा आपका छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869, ऑप्शन नंबर बी, छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के द्वारा जो लगान संबंधी सुनवाई का अधिकार था जिला कलेक्टर के पास, उसके पास से लेकर अब दीवानी अदालतों को दे दिया गया। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, छोटानागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया? तो 1879। जब भी आपका प्रक्रिया अधिनियम आ जाएगा 1879, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों जो आपका भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। ट्रेवर्स सर्वे, थाकवस्त सर्वे और कैडस्ट्रल सर्वे, तीनों आपका भूमि से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पूर्व निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका कैडस्ट्रल सर्वे। किस वर्ष किया गया था? याद रखना 1906 में। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1908 में। और कहा गया है क्वेश्चन में उससे 2 वर्ष पूर्व यानी 1906 में कैडस्ट्रल सर्वे किया गया था। 19 नंबर सवाल में चलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 19 नंबर सवाल है आपका, छोटानागपुर में मौजावार सर्वे किस वर्ष प्रारंभ हुआ जिसके अंतर्गत खेवट एवं खतियान का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका, क्या कहा गया? मौजावार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1902 में। मौजावार सर्वे कब किया गया था? 1902, याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल दिया गया आपका यहाँ पर, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का निर्माण किस वर्ष किया गया? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था आपका 1908 में आया था। तो कहा गया यहाँ पे उसका प्रारूप को किस वर्ष तैयार किया गया? तो उसका 5 वर्ष पहले तैयार किया गया था, यानी 1903 में। याद रखिएगा आप लोग कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप का निर्माण कब किया गया? 1903 में किया गया और 1908 में से लागू किया गया। इसका बात हो रहा है यहाँ पे छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट यानी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम। आपको दोनों चीज़ याद रखना है। बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। CNT का फुल फॉर्म होता है छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट और एक होता है छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी अर्थ मतलब हो गया काश्तकारी अधिनियम, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 वाला है, और एक आया था आपका 1869 में छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं छोटानागपुर भूधृति अधिनियम। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों आप लोग धैर्य के साथ पढ़ाई कीजिएगा, वीडियोज को छोड़ के भागिएगा नहीं, आपको समझा के पढ़ाएंगे। 21 नंबर सवाल दिया गया यहाँ पे कि निम्न कथनों में से सही है, तो सही है या फिर नहीं गलत का चयन करना। नीचे में कूट है। पहला कहा गया आपका, किसी भूहरी या मझियस धृति धारण करने वाले व्यक्तियों की जमीन का बेजा कब्जा हरण हो गया हो तो उसे पुनः प्राप्त प्रतिष्ठित करने की शक्ति विशिष्ट कमिश्नर के पास है। ये आपका सही है। और 2 में कहा गया, यदि कोई व्यक्ति भूहरी या मझियस धृतियों पर दावा करता है तो कमिश्नर उसके सत्व की जांच यानी जो सत्य बात है उसकी जांच पड़ताल और उसका शिवांकन करेगा। और यहाँ पे कूट देखते हैं तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर का नाम है भूमि संबंधी अधिनियम, ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर यहाँ पे होने वाला, चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर का नाम। दूसरा चैप्टर होने वाला आपका छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 को देखेंगे। उसके बाद हम लोग टेनेंसी एक्ट पढ़ेंगे, सारा चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। दिया गया आपका पहला क्वेश्चन, भूधृतियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जो भूधृति मतलब भूधारण करने वाला, तो यहाँ पे दिया गया भूत खेता कहते हैं उसे, दाली कटारी कहते हैं, पहनाई कहते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर सवाल दिया गया, गाँव में पहनाई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? भूधृति मतलब सीधा समझना है भूमि। गांव में जो पहनाई नामक भूमि होता है किसको दिया जाता है? तो इसी में शब्द छुपा है। पहनाई में आपका दीर्घई को हटा देना, क्या बन जाएगा? पाहन बन जाएगा।
पाहन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाहन या पुजार के लिए जो भूमि होता है उसे पहनाई भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर सवाल देखिएगा, गांव में महतोई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? फिर से आपको क्या करना, लास्ट का दीर्घ ही हटा देना। महतोई भूमि किसके लिए हो जाएगा? महतों के लिए होगा, इसलिए आपका आंसर किस में कहा चल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महतों के लिए। गांव में महतोई नामक भूमि किसके लिए होती है? महतों के लिए। इजी सवाल है दोस्तों, एकदम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड यहाँ पे एक्स्ट्रा, 4 नंबर सवाल है, गांव में मझेस नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? मझेस नामक भूमि दोस्तों गांव में सत्ताधारियों के लिए। सत्ताधारी मतलब आपको समझना है, जो मंत्री है उसका, जो उसका सेवक है, दीवान है, उन लोग को भी जमीन दिया जाता है। मैं आपको दरबार में रखूँगा, आप मेरे मंत्री हैं, जो मंत्री का पोस्ट होता है, बहुत सारा मंत्री, राजस्व मंत्री, कर वसूली मंत्री, तो मैं आपको क्या जमीन दूंगा कि आप इसमें आप फसल उपजाइए। तो उस भूमि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मझेस भूमि। ठीक है, याद रखिएगा, मझेस भूमि। जो गांव का स्वतःधारी अधिकारी होते हैं, मुखिया, ये सब जितना भी होते हैं, तो उसके लिए भूमि रखा जाता है, उसे मझेस भूमि कहते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांव में बट खेत नामक भूधृति किसके लिए? बट खेत मतलब दोस्तों लेबर के लिए, मजदूरों के लिए, जो लेबर मजदूर होता है उसके लिए बट खेत। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मझे जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए हो जाएगा आपका बट खेत नामक भूमि, उसको उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको पांचों समझ में आ गया। क्या क्या बताए एक बार रिपीट करते हैं। एक पहले पहनाई भूमि पाहन को लिए, एक पहले महतोई भूमि महतों के लिए, उसके बाद एक पहले हम लोग जो राजा का मंत्री उंत्री होगा उसके लिए कौन सा भूमि? तो उसके लिए मझेस भूमि, और एक बताए आपको बट खेत यानी मजदूरों के लिए। तो अभी याद रखिए ये सब। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर 6 नंबर सवाल में देखते हैं, छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूयहरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया? तो इन सभी को परिभाषित किया गया। भूयहरी मतलब हो गया आपका भूत खेता, उसका जमीन धारण करने वाला, डाली कटारी, पहनाई भूमि, ये सब जो है आपका भूयहरी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर सवाल दिया गया आपका, छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत विशिष्ट कमिश्नर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है आपका, विशिष्ट कमिश्नर भूयहरी या मझियस की श्रेणी में आने वाली जमीन का रजिस्टर तैयार करेगा, सही है। 2 नंबर देखते हैं, यदि किसी भूयहरी या मझियस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो विशिष्ट कमिश्नर उसे वापिस जमीन दिलवाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बारिश को जमीन दिलवाएगा, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन सी में दिया गया है, विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी। तो सभी कथन आपका सही है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हैं 7 का ऑप्शन नंबर डी, आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये चैप्टर भी हम लोग का हो चुका है। चैप्टर का नाम था छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869। अब हम लोग का होने वाला है दोस्तों छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम। क्या होने वाला है? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये चैप्टर होने वाला है। दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उससे शेयर जरूर कर दीजिएगा, कि उसे भी ताकि देख ले और उसका फ़ायदा ले सके। ठीक है, आप सोचते हैं, अगर सोचते हैं कि हम भेजेंगे वीडियो और वो भी सीख जाएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग। ठीक है, जितना आपका फ्रेंड में आपका पढ़ेगा अभी उससे शिक्षित होएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न दिया गया, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? इस बार आ गया आपका CNT एक्ट, जिसे कहते हैं टेनेंसी एक्ट, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट हिंदी इंग्लिश में। तो इसको कब लागू किया गया? डेट याद रखना आपका, 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? खाका का मतलब होता है दोस्तों प्रारूप। तो किसने तैयार किया था? तो जॉन H. हाफमैन ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। यहाँ पे 100% आपको सही पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? यह जो नियम तैयार किया गया किससे प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा आपका बंगाल काश्तकारी अधिनियम। तो यह कब आया था? ईस्वी याद रखना, 1897 ईस्वी में आया था बंगाल काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, बोलेगा कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रभावित किससे है? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1897 में। आपको सारा चीज़ बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू हुआ था? तो इसे 3 प्रमंडल में लागू किया गया था, याद रखिएगा, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल में।
आप लोग जानते होंगे संथाल परगना जो एक प्रमंडल है उसमें आपका एसपीटी कानून लगा हुआ है। क्या? एसपीटी, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये आपका 3 प्रमंडल में है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर सवाल है आपका, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय है? अध्याय मतलब कितना भाग है। तो कितना भाग है याद रखिएगा, 19 भाग है। ठीक है, 19 भाग है। कितना भाग है? 19 अध्याय। अगला क्वेश्चन 6 नंबर सवाल दिया गया आपका, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? धाराएं मतलब अनुच्छेद। कितना? तो याद रहिएगा 271। कैसे याद रख सकते हैं? 19 का घर आप 9 बार पढ़िए, 19 9 171, यानी आपका हो जाएगा 271। भाग कितना हो गया? 19, और यहाँ पे धाराएं कितने हो गए? 271, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, एसपीटी एक्ट में कितने अनुच्छेद है और कितने धारा हैं? तो याद रखिएगा उसमें 9 भाग है, यानी भाग मतलब हो गया आपका अध्याय, और उसमें अनुच्छेद की संख्या कितना है? अनुच्छेद है आपका 72, याद रखिएगा। एसपीटी एक्ट में, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? यानी पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, 1920 में हुआ था। 1920 में पहली बार संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर सवाल दिया गया आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, निम्न में से कौन सा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं था? यानी क्या इसका उद्देश्य नहीं था? तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला आपका भूमि संबंधी विवादों की समाप्ति, ये आपका सही है, ये आपका उद्देश्य था। बी में दिया गया जनजातियों की भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, ये भी आपका उद्देश्य था। सी में दिया गया जनजातियों को भूमि से बेदखल करना, ये आपका उद्देश्य नहीं था। और डी में आपका जनजाति विद्रोह को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों आपका ए, बी और डी आपका उद्देश्य था। और यहाँ पे जो कि सी दिया गया ये आपका उद्देश्य नहीं था। ये जनजातियों की रक्षा करने के लिए लाया गया था, उसका ज़मीन वापस दिलाने के लिए लाया गया था, जनजातीय आंदोलन को शांत करने के लिए लाया गया था सीएनटी एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति तैयार करेगा उसे क्या कहेंगे? तो उसे कोरकर कहते हैं। जो भूमि का मालिक है, उसमें प्रति भूमि छोड़ा हुआ है, जंगल उंगल लगा हुआ है, उसे कोई व्यक्ति अगर साफ करके उसे फसल उपजाएगा, उसे कोरकर भूमि कहेंगे। और कोरकर भूमि जो होता है दोस्तों, उसमें आपको ना 4 वर्षों के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आप, मेरा ज़मीन है, आप जंगल उंगल लगा है, आप उसे साफ करके उसमें फसल उपजाएंगे तो 4 साल तक मैं आपका वहाँ से कोई भी रुपया पैसा नहीं ले सकता, कोई भी टैक्स उक्स नहीं ले सकता। 4 साल के बाद ले सकता हूँ अगर चाहूँगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 10 नंबर सवाल, वैसी भूधि जिसे परिवार में पुरुष वारिस ना होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस लौटा दिया जाता है, उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, पुनर्ग्राह्य भूमि, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। जिसमें कोई नर वारिस नहीं है, यानी जिसका कोई पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं, ठीक है, तो उसको भूमि को क्या वापस कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि खेती करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब स्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया? झारखंड में बोले या फिर बोलेगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में? तो आपको याद रखना ईस्वी सेम रहेगा। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्ती लाया गया था। तो कौन लाया था उस समय? भारत में कॉर्नवालिस ने लाया था, और उसी समय भी झारखंड में ही लागू हुआ था। तो याद रखिएगा 1793 ईस्वी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे दिया गया छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष से तात्पर्य है। कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो उसे कृषि वर्ष कहते हैं। सीएनटी एक्ट में ना 1 साल में 4 कृषि वर्ष होते हैं। एक कृषि वर्ष 3 महीने का होता है, यानी 90 दिनों का। फिर से रिपीट, सीएनटी एक्ट के तहत कृषि वर्ष 1 साल में 4 होते हैं, यानी 3 महीने का एक कृषि वर्ष होता है, यानी 90 दिनों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी आएगा आगे इसलिए बता दिए पहले। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत से क्या तात्पर्य है? जोत का अर्थ क्या होता है? तो जोत का अर्थ होता है, क्या होगा? जमींदार द्वारा धारित भूमि, सरकारी भूमि, रैयत द्वारा धारित भूमि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जोत का अर्थ क्या होता है? रैयत के द्वारा धारित भूमि को जोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर सवाल दिया गया आपका, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी से क्या तात्पर्य? भूस्वामी क्या? भूमि का मालिक, भू का स्वामी यानी भूमि का मालिक। देखते हैं ऑप्शन, वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता हो। इस तरह नहीं कह सकते हैं, कुछ और भी होना चाहिए।
आगे देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। बी में दिया गया, वह व्यक्ति जो लगान का वसूल करता हो, लगान वसूलने वाला, लगान तो कोई भी वसूल सकता है, हम आपको जिम्मेदार दिए वसूलने का तो आप भी वसूल सकते हैं, लेकिन आप मालिक थोड़े हो गए भूमि का, वो तो भूमि मेरा है। सी में देखिए, वह व्यक्ति जिसने काश्तकार को भूमि दी हो, तो आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में देखिए कितना स्पष्ट से कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसने काश्तकार को भूमि दी हो, मैंने आपको भूमि दिया हूँ, यानी मैं क्या हूँ, भू का स्वामी हूँ, तब ना आपको दे सकता हूँ। इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसने काश्तकार को अपनी जमीन दी हो। काश्तकार को मतलब क्या, काश्तकार, यहाँ पे ना चेन सिस्टम है, जैसे भूस्वामी वो काश्तकार को देगा, रैयत को देगा, रैयत फिर किसी और को देगा, या जो खेत करने वाला किसान को देगा। चेन सिस्टम है, ये उसको ये उसको, ये हो गया आपका चेन सिस्टम करके काश्तकार, रैयत, भूत खेता, निचला स्तर तक जाएगा, ये सिस्टम था पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर। तो इसका क्या आंसर हो गया, वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपना जमीन दिया हो उसे क्या कहेंगे, भू का स्वामी। 15 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसे हम लोग जूम इन करते हैं, जूम आउट, जो हम लोग इसे करते हैं ना इस तरह से, इसे जूम इन कहते हैं, और इस तरह से करेंगे जूम आउट कहेंगे। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य क्या है। काश्तकार किसे कहेंगे, वह व्यक्ति जिसने सरकार का जमीन प्राप्त हो, सरकार का नहीं भाई, भूस्वामी जो भूमि का मालिक है उससे हम लेंगे तब हम काश्तकार कहलाएंगे। तो यहाँ में देखिए, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और उसका लगान चुकाता हो। अन्य व्यक्ति मतलब क्या, अन्य व्यक्ति, आगे देखते हैं, वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जमीन दी हो और उसका लगान वसूलता हो, ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों होगा बी, देखिए यहाँ पे कहा गया है काश्तकार यानी भूमि लेने वाला, रैयत, काश्तकार, ये सभी एक जैसा ही शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो पढ़े हैं ना, पर्यायवाची शब्द, काश्तकार, रैयत, मुंडारी, खुटकटीदार, ये सारे जो एक जैसा ही शब्द है, शब्द एक ही जैसा का लेवल का है शब्द। तो यहाँ पे कहा गया वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और लगान चुकाता है उसे काश्तकार कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर सवाल में चलते हैं। 16 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान से क्या तात्पर्य, लगान किसे कहेंगे, जो पैसा देता है उसे लगान। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, जमींदार द्वारा सरकार को भूमि के उपयोग के बदले दिया गया प्रतिफल। सरकार को क्यों देंगे, सरकार का भूमि थोड़े ना हम कर रहे हैं, मालिक का भूमि कर रहे हैं, अपना अपना मालिक को देंगे, भूस्वामी को देंगे, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। अगला देखते हैं, रैयत द्वारा भूमि के उपयोग के बदले सरकार को दिया गया, सरकार को फिर देंगे, सरकार को नहीं देंगे, सरकार का जमीन थोड़े ना हम लिए हैं। यहाँ देखिए, रैयत द्वारा भूमि के उपयोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल, ये आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दोस्तों, कहा गया है लगान से क्या तात्पर्य है, तो रैयत द्वारा भूमि के उपयोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया फर्ज, उसके लिए क्या कहेंगे, लगान कहेंगे। लगान अपना भूस्वामी को देंगे, सरकार को नहीं देंगे, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर है ना, धर पर में पढ़ा के जाएंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आराम से बता रहे हैं। 17 नंबर सवाल है आपका, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्राह्य भूधृति का तात्पर्य क्या है। यही बताए हैं उधर, पुनर्ग्राह्य भूधृति मतलब जिस परिवार में नर वारिस नहीं है तो भूमि को क्या लौटा देगा, उसे ही कहते हैं पुनर्ग्राह्य भूधृति। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है, परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि, सही कह रहा है। अगला देखते हैं, परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद सरकार को वापस की जाने वाली भूमि, भाई सरकार को क्यों करेंगे वापस भूमि, अपना मालिक को करेंगे, ये नहीं होगा आपका। सी में देखते हैं, परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद उसके किसी रिश्तेदार को हस्तांतरण की जाने भूमि, नहीं भाई, रिश्तेदार को कैसे करेंगे, जो मालिक का भूमि है उसका परिवार में नहीं है नर वारिस, तो जिसका भूमि है उसे यानी भूस्वामी को लौटा देंगे। इसलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में जाना है, ठीक है। परिवार पर नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को होने वाली भूमि को क्या कहेंगे, पुनर्ग्राह्य भूमि। अगला क्वेश्चन, जिस किसी को अगर जल्दबाजी है वीडियो देखने के लिए तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे 1.5 गुना 2 गुना कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा, अंत तक देखिएगा, समझा के पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया। काश्तकार, काश्तकार के अंतर्गत भूधारक होते हैं, रैयत होते हैं, मुंडारी, खुटकटीदार होते हैं, ये सारे क्या काश्तकार के अंतर्गत आते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे काश्तकार के प्रकार थे। 19 नंबर सवाल,
छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम के तहत भूधारक से क्या तात्पर्य है? अभी बताया आपको, भूधारक जो भूमि को धारण करेगा, भूस्वामी जो भूमि को देने वाला है, काश्तकार भी हो गया आपका भूमि को लेने वाला। तो यहाँ में देखते हैं भूधारक से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता हो। नहीं भाई, भूधारक है हम। मान लीजिए आप मेरे मालिक है, आपसे हम भूमि धारण किए तो हम लगान का निर्धारण करेंगे ना आप करेंगे, इसलिए पहला ऑप्शन क्या गलत हो गया। दूसरा देखते हैं आपका, वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो और उसका लगान चुकाता हो, ये आपका थोड़ा बहुत सही लग रहा है। आगे देखते हैं, वह व्यक्ति जिसने सरकार को भूमि प्रदान की हो, सरकार को भूमि, ये गलत हो गया, यानी बचा ऑप्शन और बी। आंसर हो गया क्या? भूधारक से क्या तात्पर्य है देख लेते हैं, वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो। दूसरे व्यक्ति मतलब क्या? किसी व्यक्ति का जमीन है, यानी भू का स्वामी है, उसी से हम धारण करेंगे और उसका लगान चुकाएंगे, वो हो गया आपका भूधारक, भूमि को धारण करने वाला भूधारक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा रैयत के प्रकार है? रैयत 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अधिभोगी रैयत, एक होता है अनधिभोगी रैयत और एक होता है आपका खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। तो रैयत का 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी, तीनों रैयत के प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। 21 नंबर सवाल है आपका दोस्तों, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है, CNT एक्ट में उसे क्या कहेंगे? देखिए क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ा है, उसी को उल्टा करके दे दिया गया है। कहा गया है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का जमीन का खेती कार्य हेतु धारण करता है और उसका लगान चुकाता है, CNT एक्ट में उसे क्या कहेंगे? भाई उसे भूधारक कहेंगे। मैंने आपका भूमि धारण किया हूँ, जमीन लिया हूँ खेती कार्य के लिए और उसका लगान देता हूँ, यानी मैं क्या हूँ? भूधारक हूँ, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आराम से पढ़ो। 22 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे आंसर? यहाँ पे देखिए मुंडारी कहा गया है, यहाँ पे मुंडारी शब्द का प्रयोग है, मुंडारी। तो मुंडारी जब भी आ जाएगा तो याद रखना उसे मुंडारी खुदकट्टीदार कहेंगे, ठीक है। कोई अगर व्यक्ति है ना, अगर जंगली भूमि को साफ करता है, उसे जोत में लाता है, उसे खुदकट्टीदार कहते, खुदकट्टीदारी भी कहते हैं। और मुंडा जनजाति करेगा उसे तो मुंडारी खुदकट्टीदार कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए, कोई ना बंजर भूमि को तैयार करेगा ना, उसे कोड़कर कहेंगे, लेकिन जंगली भूमि को तैयार करेगा उसे खुदकट्टीदार कहेंगे। और यहाँ पे जो कहा गया है एक जाति का नाम दिया मुंडारी, इसलिए उसमें एक शब्द जुड़ जाएगा, मुंडारी खुदकट्टीदारी। क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए। एक कोड़कर भूमि जो होता है, जो बंजर भूमि को तैयार करता है, जहाँ पे फसल नहीं हो रहा है, उसमें हम कुछ गोबर उबर या खाद देके उसको अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, वो कोड़कर भूमि तैयार होगा। और कोड़कर भूमि जो तैयार होता है ना दोस्तों, उसमें आपको 4 वर्ष के लिए लगान देना नहीं होता है। यहाँ पे 23 नंबर सवाल देखिएगा, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का तात्पर्य क्या? डिक्री शब्द का अर्थ होता है सिविल न्यायालय का आदेश, जो सिविल न्यायालय होते हैं उसके आदेश को डिक्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर सवाल है आपका, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर तैयार में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूहियरी को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। यहाँ पर कहा गया जो CNT एक्ट है 1869 वाला भूधृतीय अधिनियम, इसमें रजिस्टर में शामिल भूमि को, उसमें जो शामिल भूमि है और कोई व्यक्ति अगर आप भूहियरी है ना, 15 वर्षों तक अगर उसे आप रजिस्टर में शामिल है आपका वहाँ पे नाम, और आप उसे 15 वर्षों तक लगातार खेती करते हैं तो आपका स्थायी बंदोबस्ती समझा जाएगा। 15 वर्ष बोल दिया लगता है, 12 वर्षों तक करेंगे तो स्थायी बंदोबस्ती समझा जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है 25 नंबर सवाल देखिएगा, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की यानी CNT एक्ट की किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम का मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है? लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया। लगान में वृद्धि करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 9 को। जो CNT एक्ट है ना, उसका जो धारा 9 है यानी अनुच्छेद 9 के को में कहा गया है कि भूधारक जो है आप या फिर कोई मुखिया है जो जमीन धारण किया है, आप उसके लगान में वृद्धि कर सकते हैं, 10% से 20%, 15%, कुछ भी कर सकते हैं वृद्धि करने का उन्हों को। तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, TRICK। तो ट्रिक आपको याद रखना है, जब भी आप लगान में वृद्धि करेंगे तो बोलेगा नहीं कर, न को आ रहा है ना, नहीं कर, वो मना करेगा, नहीं कर यानी न को। लगान में वृद्धि कहा गया, लगान में वृद्धि जब भी करेंगे बोले नहीं करो तो नो को, ऑप्शन नंबर बी आंसर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत की परिभाषा की गई है? बंदोबस्त रैयत की परिभाषा बोलेगा तो 17 में, याद रखिएगा। किसी चीज़ का भी परिभाषा करते हैं ना तो सतर्क होकर करना पड़ेगा, सतर्क से 17 याद रखिएगा। CNT एक्ट का जो किस धारा के तहत बंदोबस्त रैयत को परिभाषा किया गया है तो धारा 17 में किया गया है। CNT एक्ट में कितना अनुच्छेद है कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा देर पहले बताएं अगर आप भूल गए हैं तो। अनुच्छेद की बात की है, यानी धारा कितना है टोटल। अगला क्वेश्चन, बीच में आपको सवाल देते रहेंगे। CNT एक्ट की किस धारा में रैयत की लगान बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख है? रैयत के लगान बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख है, जब भी आए रीतियों का उल्लेख धारा 27। ये थोड़ा हटके है। CNT एक्ट में जो रैयत के लगान बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख है तो क्या हो जाएगा, धारा 27 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? यहाँ पे कहा गया रैयत को जोत से बेदखली, रैयत को जोत से बेदखली कर देंगे तो उसका प्रावधान धारा 22 में है। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक लगाता हूँ। तो किसी को ना घर से ना बेदखल कर देंगे, रैयत को बेदखल कर देंगे तो उसको क्या कर दिए, बाई कर दिए, यानी 22 से हो गया 22 से क्या हो गया 22। रैयत को बेदखल कर दिए तुमको तो क्या बाई कर दिए, यानी 22। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 22। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल देखिएगा, CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, धारा 33 को। पहले बताए हैं अगर वृद्धि करेगा तो 9 को, और यहाँ पे कमी करने का बाद क्या हो जाएगा 33 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर सवाल दिया गया, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुदकती अधिकार प्राप्त रैयत डैश कितने वर्षों से अधिक के काश्तकार सृजित की हो तो भूमि का लगाने में लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है यहाँ में समझिएगा। जो CNT एक्ट है उसमें जो धारा 37 है ना, उसमें कहा गया है कोई अगर तुम्हारा भूधारक है और उसने अगर ज़मीन को 20 वर्षों तक लगातार आपका खेती किया है और जो भी आपका जो टैक्स का दर रहा है, कर भूमि का लगान, उसका दर में आप वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये लंबे समय से आपका भूधारक है तो उसके लगान में आप वृद्धि नहीं कर सकते हैं। अगर 20 वर्षों से अधिक के लिए आपका वो भूमि वो धारण करके रखा है, खेती किया है, तो आप उसमें लगान नहीं बढ़ा सकते हैं, इसका कहा गया। समझ में आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके ज़मीन को 20 वर्षों तक धारण किया है तो धारा 37 के तहत आप उसके लगान में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। 31 नंबर सवाल को देखते हैं। कहा गया यहाँ पे CNT एक्ट के अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अनधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता? उधर पढ़े थे हम लोग, वहाँ पे रैयत को बेदखल, यहाँ पे आ गया अनधिभोगी रैयत को बेदखल करने के लिए 41 और वहाँ पे था 22, ठीक है, लगभग 2 गुना। तो यहाँ पे याद रखिए, वहाँ पे रैयत को बेदखल बोला था, यहाँ पे है अनधिभोगी रैयत को बेदखल किस प्रकार से कर सकते हैं देख लेते हैं। यदि वह तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के 90 दिनों के अंदर में पिछले 2 कृषि वर्ष का लगान देने में असमर्थ रहा हो तो आप उसे बेदखल कर सकते हैं। बी में कहा गया है यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो। अगर जो रैयत है और भूस्वामी है उसके बीच में कोई कागज पत्र लिखा पड़ा हुआ है कि आपको इस तरह से चुकाना है लगान और आप उसका उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते हैं, तो आप इस प्रकार से भी आपको बेदखल किया जा सकता है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दिया गया यहाँ पे आपका, यदि रैयत ने उचित लगान भुगतान करने से इनकार किया हो। फिर कह रहा है यहाँ पे उचित लगान, मान लीजिए आपका लगान देने के बाद हुआ 5 रुपया, ये 5000 रुपया और आप मात्र दे रहे हैं 2 रुपया, इनकार कर रहे हैं कि 3000 रुपया नहीं देंगे किसी भी रीजन से, तो आपको क्या इस आधार पे भी आपको अनधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। धारा कितना के तहत? धारा 41 के तहत। ये भी आपको याद रखना है, धारा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं अगर बताता हूँ यहाँ पे क्या कहा गया है। जो आपका अनधिभोगी रैयत है, रैयत का 3 प्रकार पढ़ चुके हैं हम लोग, अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत और मुंडारी खुदकटी एक रैयत होता है, तो 3 रैयत हो गया। तो यहाँ पे कहा गया है जो अनधिभोगी रैयत है उसे 3 प्रकार से बेदखल किया जा सकता है। अगर आपका 2 कृषि वर्ष पूरा हो चुका है, तीसरे कृषि वर्ष के 90 दिनों के अंदर अगर आपका लगान देने में असमर्थ रहा हो, यानी लगान नहीं चुकाया हो, तो आप उसे बेदखल कर सकते हैं इस आधार पे। दूसरा है आपका, यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच में कुछ संविदा हुआ है, कुछ आपका कागजात तैयार हुआ है और उसका फॉलो नहीं कर रहा हो, तो आप उसे बेदखल कर सकते हैं। और सी में कहा गया आपका, यदि रैयत ने उचित लगान, यानी जितना लगान आप बताए थे उस समय कितना लगान देना पड़ेगा, और अगर उतना देने से इनकार कर रहा है फिर भी आप उसे बेदखल कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपका था, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त सभी के आधार पर। 32 नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ाने में टाइम ले रहा हूँ क्योंकि समझाना पड़ेगा। यहाँ पे पढ़ के जाना बड़ी बात नहीं है, पढ़ा के चल जाएंगे आपका भेजा में कुछ नहीं रहेगा, उस तरह का कुछ फ़ायदा है क्या। CNT एक्ट अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अनधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। वहाँ पे हम लोग पढ़े कि अनधिभोगी रैयत को किस प्रकार से बेदखल किया जा सकता है, धारा 41 के तहत। तो इसका आदेश कौन देगा, तो आदेश देगा आपका उपायुक्त। कौन, ऑप्शन नंबर ए, उपायुक्त आदेश देगा कि आपको हटाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CNT एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत के द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को अंतरण किया जा सकता है। आंसर होगा आपका 5 वर्ष। क्वेश्चन समझिएगा, सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है 46, सबसे इंपॉर्टेंट धारा 46। यहाँ पे कहा गया है कि किसी रैयत के द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को अंतरण किया जा सकता है। मैं मान लीजिए भू मालिक हूँ, भूमि का मालिक, आप मान लीजिए रैयत है, मैंने आपको ज़मीन दिया और फिर आपने किसी और दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो आप दूसरे व्यक्ति को अंतरण कितना वर्षों के लिए कर सकते हैं, अधिकतम आप उसे अधिकतम 5 वर्षों के लिए कर सकते हैं। अंतरण मतलब क्या, अंतरण उसे दे सकते हैं 5 वर्ष, उससे अधिक के लिए नहीं। अधिक के लिए कब दे सकते हैं, 5 वर्ष पूरा हो गया फिर उसे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया, याद रखिएगा आप लोग कि देखिए रैयत के द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकेगा, 5 वर्ष के लिए, समझा। तो 5 वर्ष के लिए कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर सवाल दिया गया। CNT एक्ट क्या 1908 की धारा 46 के तहत, फिर से 46 आ गया, में रैयत डैश वर्षों से कम अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुगतान बंधक कर सकता है। भुगत बंध नहीं, यहाँ पे भुगतान बंधक कर सकता है। तो कितना आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7। भुगतान बंधक कर सकता है कितना वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए, याद रखिएगा। और यहाँ पर अंतरण कर सकता है 5 वर्षों के लिए, उससे अधिक के लिए नहीं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, एक और आता है आपका भुगतान बंधक। तो आप 15 वर्षों के लिए करना चाहते हैं तो आपका पंजीकृत होना पड़ेगा। बिहार और उड़ीसा का जो कानून है उसमें अगर आप पंजीकृत है, आप 15 वर्षों के लिए भुगतान बंधक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, अभी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 35 नंबर कहा गया है, CNT एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत बंधककार को 15 वर्षों तक के किसी अवधि के लिए अपनी जोत का भुगतान बंधक कर सकता है। जो कौन कर सकता है 15 वर्षों के लिए, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन अगर वह पंजीकृत है तो वह कर सकता है 15 वर्षों के लिए भुगतान बंधक। तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ऐसे नॉर्मली 7 वर्षों के लिए कर सकता है। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। CNT एक्ट 1908 की धारा 46 3 को के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो और दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो, तो ऐसे बाद में निम्न में से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा। आंसर होगा आपका उपायुक्त। अगर कोई ना मामला है ज़मीन का अनुसूचित जाति और अनुसूचित गैर अनुसूचित जनजाति के बीच में, तो इसमें ज़मीन का जो इसका सुनवाई होगा, कौन करेगा इसका निर्णय, तो उपायुक्त करेगा, ठीक है। धारा कितना 46 क के तहत, 46 3 क के तहत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, धारा याद रखना जरूरी है, इसलिए उपायुक्त करेगा इसका निर्णय, यही बात कहा गया है। 37 नंबर में देखिएगा यहाँ पे छनाकुर यानी CNT एक्ट 1908 की धारा कितना के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 47 के तहत। क्वेश्चन में कहा गया है किसी न्यायालय के द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यानी कोई रैयत है ना, अगर वो ज़मीन बेच रहा है, किन रहा है, तो इसका आदेश जो है आपका उपायुक्त जो है वो आपका पारित नहीं कर सकता है। कितना के तहत, ये न्यायालय पारित नहीं कर सकता है, कितना के तहत, तो धारा 47 के तहत। अगला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे CNT एक्ट 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाना है। लगान जो है देने का तरीका है किस प्रकार से, अनुच्छेद 53 के तहत आप किस प्रकार से लगान दे सकते हैं। तो लगान देने का 2 तरीका है, एक है आपका माल कचहरी में या फिर डाक मुद्रा आदेश द्वारा। ये दोनों तरीका से आप दे सकते हैं, माल कचहरी में जाकर या फिर डाक मुद्रा आदेश के द्वारा दे सकते हैं, डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। 2 तरीके से आप लगान चुका सकते हैं।
38 क्वेश्चन इधर हो चुका, अगला देखते हैं अभी हम लोग, टाइम लगेगा इसे पढ़ने में। 39 नंबर समझिएगा। सीएनडी एक्ट 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितना वार्षिक दर से साधारण ब्याज भारित है? आंसर हो जाएगा आपका 6.25%। याद रखिएगा, जो बकाया लगान है ना, अधिकतम कितना निर्धारित किया गया है? 6.25%। इतना आपको लगान, और वो भी आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, साधारण ब्याज से आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6.25%, याद रखिएगा। 40 नंबर, सीएनडी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया? आंसर होगा आपका 63 के तहत। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर, मान लीजिए मैं भूस्वामी हूँ, आप मेरे काश्तकार हैं, मैंने आपको ज़मीन दिया है, मैं आपसे लगान वसूल रहा हूँ, ये तो सही है, लेकिन लगान के फिर अतिरिक्त वसूल कर रहा हूँ, तो ये आपका जो अवैध कार्य हो गया, अवैध रकम वसूली। तो इसके लिए मुझे दंड दिया जाएगा कितना के तहत? 63 के तहत। समझा? 63 अच्छा नहीं होगा, यानी 63। याद रखिएगा कि अगर आपने इस तरह किया तो 63, अगर तुमने इस तरह किया, लगान अवैध वसूला, तो 63 अच्छा नहीं होगा, 63 अच्छा नहीं होगा, दंड दिया जाएगा 63। याद रखिए इस तरह से। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीएनडी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार किसी बंजर भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा? तो बंजर भूमि का बंदोबस्त आंसर होगा आपका ऑप्शन है बी, धारा 63 के साथ। अगर मान लीजिए कोई बंजर भूमि है, आप उसका बंदोबस्त करना चाह रहे हैं, तो धारा 63 के तहत कर सकते हैं। आपको सिर्फ उपायुक्त के साथ वहाँ पे कागजात बना लेना पड़ेगा, और धारा 63 के अनुसार आप बना सकते हैं। कोई अगर सरकारी बंजर भूमि है तो आप उसमें खेती कार्य के लिए विकसित कर सकते हैं, और उस बंजर भूमि को जो आप तैयार करेंगे ना, उस प्रक्रिया को कहा जाता है कोरकर प्रक्रिया, और जिसमें आपको 4 वर्षों के लिए लगान देना नहीं होता। ये भी याद रखिएगा। बंजर भूमि जो तैयार करेगा और जंगल जो काट के तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? परिवार द्वारा खुटकट्टी भूमि। समझा? परिवार मिलकर जो भूमि साफ करेगा, जंगली भूमि, और उसे तैयार करेगा, उसे खुटकट्टी भूमि कहते हैं। कोरकर भूमि बंजर भूमि हो गया। और यहाँ पे बंजर भूमि जो तैयार करेगा, धारा कितना के तहत करेगा दोस्तों? 63 को। अगला क्वेश्चन, सीएनडी एक्ट 1908 की तहत कोरकर से क्या तात्पर्य है? कोरकर बता चुके हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे। सरकार की बंजर भूमि, एक सेकेंड, सरकार की बंजर भूमि दिया गया, फिर उसका बी में काश्तकार के लिए दी गई भूमि के अतिरिक्त भूमि, सी में दिया गया किसी रैयत द्वारा बंजर या प्रति भूमि को कोरकर में तैयार किए गए भूमि, उसे करकर भूमि। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। किसी रैयत द्वारा बंजर या प्रति भूमि जो है, उसे कोरकर तैयार की गई भूमि को उसे कोरकर भूमि कहते हैं। और इसमें आपको कितने वर्षों के लिए लगान देना नहीं पड़ता है? 4 वर्ष। बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। सीएनडी एक्ट 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश पर भूमि को कोरकर में परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका धारा 65 के तहत। धारा 65 के तहत जो है, तो एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, धारा 65 नहीं होगा, 64 के तहत। यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत उपायुक्त के आदेश पर कोरकर में परिवर्तन किया जा सकता है? धारा 64 के तहत किया जा सकता है। 63 ने बताया है आपको क्या, जो बंजर और प्रति भूमि है उसे कोरकर में परिवर्तन कर सकते हैं। और यहाँ पे किसका आदेश पे कर सकते हैं? तो यहाँ पे उपायुक्त के आदेश पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। यहाँ पर सीएनडी एक्ट अधिनियम 1960 की धारा 67 को के तहत कोरकर में परिवर्तित भूमि पर कितने वर्षों की लगान दे नहीं होगा, यानी कितने वर्षों के लिए आप लगान नहीं देना पड़ेगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों के लिए, बता चुके हैं। 45 नंबर में आते हैं। दिया गया आपका सीएनडी एक्ट 1908 की धारा कितना के तहत राज्य सरकार भूस्वामी, काश्तकार एवं अन्य व्यक्ति के बीच में जल के उपयोग एवं बहाव से संबंधित विवाद का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण कराने का आदेश राजस्व अधिकारी को देगा? आंसर होगा आपका 82 के तहत। धारा 82 जो है ना, इसमें कहा गया है अगर कोई जल संबंधी विवाद होगा, कोई काश्तकार है या फिर कोई भूधारक है, भूस्वामी है, उसके बीच में कोई तालाब झील है ना, उसमें अगर जल संबंधी विवाद होता है, तो उसका जो आपका उपायुक्त होगा ना, वो आदेश देगा राजस्व अधिकारी को कि जाके इसका समाधान तो सॉल्व कर दो। धारा कितना के तहत? 82 के तहत। अगला क्वेश्चन 46 नंबर। सीएनडी एक्ट 1908 की किस धारा के में भूस्वामी का विशेष अधिकार युक्त भूमि का परिभाषा है? तो 46 का आंसर होगा आपका, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी,
CNT एक्ट 1908 की किस धारा में भूस्वामी का विशेष अधिकार, याद रखना, विशेष अधिकार जब भी आ जाएगा, विशेष अधिकार युक्त भूमि की परिभाषा 118। विशेष अधिकार किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपका आप वोट डालने का अधिकार कब होता है? 18 साल के बाद। तो 18 से याद रहेगा 118, धारा 118 का अनुसार आपको विशेष अधिकार दिया गया है भूस्वामी को, उसकी परिभाषा किया गया है। ये ट्रिक बताया आपको, ठीक है। 18 वर्ष के बाद आप चुनाव कर सकते हैं, अपने नेता का वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। इसी वजह से विशेष अधिकार वाला क्वेश्चन आएगा तो 118। अगला आपका CNT एक्ट 1960 की धारा 118 के तहत भूस्वामी की विशेष अधिकार युक्त भूमि में निम्न में से कौन शामिल है? तो पहला देखते हैं, जिसे भूस्वामी अपने उपकरणों से या अपने सेवक के द्वारा जोतता है, सही है। जो किसी अभिधारी द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए लिखित या मुखौटे पर धारित क्या हो, ये भी आपका सही है। और डी में देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। सी में क्या कहा गया है? वैसी भूमि जो रांची धनबाद जिले को छोड़कर तथा सिंहभूम जिले के पटमदा, सिंहभूम जिला में गांव है पटमदा, तथा इचाक चंडेल थानों को छोड़कर छोरनागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में ज्ञात हो, समझा। बाकी जितना है उसमें आप एक जो विशेष अधिकार दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है CNT एक्ट 1908 की किस धारा के तहत मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकार का अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है? आंसर होगा आपका धारा 240। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया CNT एक्ट क्या 1908 का जो अधिनियम है, धारा कितना के तहत मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया? धारा 240 के तहत प्रतिबंधित किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग 50 प्रश्न करेंगे। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसी वजह से नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर कल बता दूंगा। नेक्स्ट जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है SPT का बना दूंगा और इसका भी बना दूंगा, दोनों को मर्जिंग करके एक ही साथ में। 49 नंबर में बताया गया है CNT एक्ट के अधिनियम की भूमि में लगान प्रेरित करने हेतु कौन अधिकृत है? जो CNT एक्ट है उसके अनुसार भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है, यानी किसके पास अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जिला उपायुक्त। जो जिला का उपायुक्त है वो आपके लगान में वृद्धि कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया और आज का आखिरी सवाल दोस्तों, 50 नंबर जो है, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है। CNT एक्ट अधिनियम CNT एक्ट के अंतर्गत लगान का भुगतान दिया गया किस प्रकार से किया जाना है? तो यहाँ पर कहा गया कृषि वर्ष के अंत में किया जाना है। कृषि वर्ष के अंत में नहीं, ऐसा नहीं है। कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन में किया जाना है, ये आपका सही, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और सी में कहा गया, देख लीजिए, कृषि वर्ष के 6 माह के अंत में किया जाना, ये भी आपका गलत है। मासिक आधार पे, ये भी आपका गलत है। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। लगान जो है आपका किस प्रकार से चुकाना पड़ेगा, किस टाइम में? तो टाइम हो गया आपका कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन, यानी 90 दिनों के अंदर में चुकाना पड़ेगा आपको कृषि वर्ष का। जो झारखंड में जो कृषि वर्ष है 90 दिनों का होता है, इसी वजह से। और एक चीज़ आपको कमेंट करके बताना है, यहाँ पे मैंने बताया कि लगान जो है चुकाना है तिमाही के अंतिम दिन में, लेकिन किस माध्यम से चुकाना है आपको बताना है। बताए थे थोड़ा देर पहले किस माध्यम से लगान को आप पे कर सकते हैं। एक बताए थे आपको डाक, और एक आप क्या बताए थे, आपको कमेंट करके बताना है, दोनों ही। तो दोस्तों जितना ही प्रश्न था इस वीडियो को कवर करने की कोशिश किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा प्रश्न को कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।